आपके खिलाफ हो, तो समझ लेना ऊपर वाला आपको उड़ना सिखा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज यही बातें हमारे साथ भी हो रही है और उड़ने की तैयारी कर रही है संपूर्ण एमसेल परिवार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आगे बढ़ते हैं और आमंत्रित करते हैं हमारे अगले स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसेल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगेश सर। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। तो चलिए हम बढ़ते आज के वेबिनार सेशन की ओर। अगर एक सामान्य महिला, भारतीय महिला सोच ले तो वो मदर इंडिया बन सकती है। वैसे ही एक अगर सामान्य महिला सोच ले तो वो सीड मदर ऑफ इंडिया भी बन सकती है। आज की जो कहानी है वह ऐसे ही एक बुजुर्ग महिला की है जिनका नाम है राहीबाई पोपरे। और वो है अहमदनगर के अकोले तालुका में से कोम्बाणे, ये जो गांव है वहां से वो बिलोंग करती है। तो अभी इनको सीड मदर ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है और क्या है इनकी जर्नी, यही हम आज की कहानी में देखेंगे। ये जो बुजुर्ग महिला है जो अभी 63 ईयर्स ओल्ड है, ये कभी भी पाठशाला नहीं गई। यानी इन्होंने कभी भी जो शाला है इसका कभी मुंह भी नहीं देखा होगा, इनका कभी वहां पे दाखिला भी नहीं हुआ। लेकिन आज वो ऐसा काम कर रही है जो कोई शायद शिक्षित एक व्यक्ति जो है वो भी कभी ना कर पाए। इनके जो बचपन में पिताजी थे, जियो, वो शादी से पहले, शादी के बाद में भी ये जो थी वो हमेशा इनका एक ही काम था, वो था खेती करना। और बचपन में इनके जो पिताजी थे ये सभी उनके बच्चे को एक साथ लेके बैठते थे और ये समझाते थे कि जो हमारे बीज है, जो हम सालों से करते आ रहे हैं, उस बीजों का संवर्धन कैसे करना है, उसकी खेती कैसे करनी है, उसके जो डिफरेंट वेराइटीज है उसको कैसे कंजर्व करके रखना है। इनकी शादी हो गई, शादी के बाद में बच्चे हो गए, उसके बाद में इनके जो ये है नातू है वो भी हो गए। लेकिन अभी उन्होंने समाज में जैसे जैसे देखा, उनको ये चीज ध्यान में आई कि ये जो बच्चे हैं, उनके बच्चे के बच्चे हैं, उनमें कुछ ऐसे रोग है, यानी कुछ ऐसी बीमारियां है जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। उन्होंने बहुत बार ये देखा कि कोई जो गांव का बच्चा है वो कुपोषित होने की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है और इसका दर जो है वो हमेशा बढ़ रहा है। ये देखने के बाद में उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो उनको ये समझ में आया कि पहले जो खाना वो खाते थे उनके पिताजी, वो आज वो कोई भी खाना नहीं खाता। जो ग्रेन्स है, जो धान्य है, पहले जो घर में रहते थे वो आज नहीं है। उन्होंने देखा कि अपने ही घर से अगर वो शुरुआत करे तो पहले जैसे कि बाजरी, ज्वारी, नाचनी, ऐसे जो मराठी में जिसको बोलते हैं तृणधान्य, कड़धान्य, ये जो चीज थी ये अभी कोई भी उसका सेवन नहीं कर रहा था। अभी जो ट्रेंड में है, जो सोसाइटी और ये सब लोग खाते हैं, वही लोग खाना खाते थे। उन्होंने पहले शुरुआत अपने घर से की, उनको समझाने की कोशिश की कि हम जो खाते हैं, जो हम पहले से खाते थे, वही घर पे खाना बनना चाहिए। लेकिन उनके घर वाले भी उनकी सुनने के वो तैयार नहीं थे। वो इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ कि उनका जो इरादा है वो कुछ कम हुआ। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने लेवल पे खुद शुरू करेगी। उन्होंने अपने जो बीज थे, जो उनके पिताजी ने उनको सिखाया था, उसकी उन्होंने खेती करना शुरू की। धीरे धीरे जब उन्होंने खुद काम करना शुरू किया तो ऐसे उन्होंने 150 से भी ज्यादा वैरायटी का संवर्धन अपने पास किया। वो खुद खेती करती थी, उसके बीज वो गाँवों में जाके अपने जो महिलाएं थे उनको देती थी और उनको बोलती थी कि आप ये बीज लगाइए और इसी का जो खाना है वो अपने बच्चों को दीजिए। धीरे धीरे अगर हम एक सिंपल वाल, यानी जो मराठी एक सब्जी है, वो भी देखें तो 15 टाइप की वेराइटीज आज उनके पास में है। चावल भी ऐसे चावल जो हम बहुत पुरातन काल से खाते खाते थे, ये आदिवासी महिला खुद भी है, तो 5 साल के इनके पास 5 प्रकार के इनके पास में चावल है। ऐसी बहुत सारी वेराइटीज इनके पास में है। ये जब काम कर रही थी तो उनके घर वाले भी इनके हंस रहे थे कि ये आप काम क्या कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने उनको ये कहा और खुद को भी समझाया कि अगर ये मैं काम नहीं करूंगी तो और कौन करेगा। और अगर ये जो काम है मैं करती हूँ तो इसका समाज के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए इसकी बहुत जरूरत है। धीरे धीरे जब वो गांव में जाती थी, प्रदर्शन करती थी, कुछ महिलाएं उनके साथ में जुड़ी, उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले, जिसमें हमारा पद्मश्री ये भी अवार्ड शामिल है। तो आज इन्होंने वो काम करके दिखाया है कि जिसकी वजह से पूरे समाज और पर्यावरण में जो संवर्धन है उसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज हमारे पास में ऐसा कुछ ज्ञान है जिसका अगर हम यूटिलाइजेशन करें तो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सुधर सकती है। अर्बन लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि आज हम खाने से ज्यादा ऐसी गोलियां लेते हैं कि जिसकी वजह से वो खाना डाइजेस्ट हो सके। एसिडिटी आपको छोटे बच्चे में भी दिखेगी जो कि पहले इसका नामो निशान नहीं था।
तो इम्पोर्टेंट है कि अब हमें एक नए ईरा में आए, और वो है सस्टेनेबिलिटी ईरा, जिसका प्लेटफॉर्म एमसीएल रखने वाला है। तो चलिए अभी बुलाते हैं उसी सस्टेनेबिलिटी ईरा के फाउंडर, हमारे एमडी एनसीओ डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, हमने एक नए पर्व की शुरुआत की है और इस नए पर्व में हमें अपने आप को, अपने परिवार को एक बिजनेस परिवार के तौर पर स्थापित करना है। मिराकल इनफिल्स लिमिटेड एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो सस्टेनेबिलिटी सेक्टर में काम करती है, जो सस्टेनेबल ईंधन, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल चीजें बनाती है और बेचती है। उनकी अपनी खुद की फैक्ट्रीज हैं और उनकी अपनी खुद की मार्केटिंग की यंत्रणा है और 2025-26 में उनका ये रिपोर्ट कार्ड है। इतना इन्होंने टर्नओवर किया है और इतना इनका प्रॉफिट है। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छे रिपोर्ट कार्ड के साथ, अच्छे अंकों के साथ हमें इस साल अपने आप को एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे स्थापित करना है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस साल हमें एक नई क्रांति की शुरुआत करनी है। दोस्तों, पूरी दुनिया आज एक बहुत भयानक ऐसे संकट से जूझ रही है और वो संकट है ग्लोबल वार्मिंग का, वो संकट है क्लाइमेट चेंज का, वो संकट है सर्वाइवल का। और दोस्तों, ये संकट इसीलिए है कि हम पूरी दुनिया अभी ऑयल बेस्ड इकोनॉमी यानी तेल आधारित अर्थव्यवस्था पे काम कर रही है। हमें जो भी चाहिए, हमारी जो भी जरूरत है, वो हम क्रूड ऑयल से, तेल से पूरी कर रहे हैं, जो एकदम गलत है, जिसकी वजह से आज हम इतने गहरे संकट में हैं। और इस साल हमें इस ऐसे क्रांति की शुरुआत करनी होगी कि हमें ये तेल आधारित अर्थव्यवस्था बंद करके हमें कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के दिशा में पूरी दुनिया को लेके जाना है। और इसीलिए इस साल बिजनेस करके वो सॉल्यूशन हमें दुनिया के सामने रखना है। जो भी चीजें हमें चाहिए, जो भी हमारी जरूरतें हैं, वो सभी जरूरतें हम खेती से तैयार कर सकते, वो सभी जरूरतें कृषि ये दे सकती है। और ये प्रोडक्ट बहुत ही बेहतर है। आज हम जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कई बेहतर प्रोडक्ट्स होने वाले हैं, हमारी पूरे जरूरतों का ख्याल रखने वाला। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो इस प्रकृति का ख्याल रखेंगे। और ऐसे ही काम के साथ हमें पूरी दुनिया को फिर से उस सस्टेनेबिलिटी के राह पर, उस कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की राह पर लेके जाना है और इस साल इस क्रांति की शुरुआत करनी है। दोस्तों, फंडिंग की जहां तक बात है, तो फंडिंग का दूसरा ट्रांच हमें प्राप्त हुआ है। अब इस ट्रांच का उपयोग करने के लिए इन्वेस्टर्स के जो अकाउंट्स कमेटी और विजिलेंस कमेटी काम कर रही है। कोई भी ट्रांच जब आता है, तब उस ट्रांच को हम कैसे यूटिलाइज करें, तो इसका डिप्लॉयमेंट प्लान, इसका यूटिलाइजेशन प्लान हमें इन्वेस्टर को देना पड़ता है। उसके हिसाब से उनकी अकाउंट टीम इसका डिसबर्समेंट करती है। और हमने जो पैसा इस्तेमाल किया वो सही जगह पे किया कि नहीं, जो प्लान हमने दिया उसी के अनुसार किया कि नहीं, वो देखने के लिए है विजिलेंस टीम। और ये विजिलेंस टीम वहां देख के एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे वेरीफाई करके अपना रिपोर्ट देगी। दोस्तों, हर ट्रांच में ऐसा चलेगा, लेकिन पहले 2-3 ट्रांच में इसको थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि बहुत डिटेल में ये लोग काम करेंगे। लेकिन एक बार ये व्यवस्था, एक बार उनको ये पता चल गया कि हम बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही डेडिकेटेडली और सिंसियरली काम कर रहे हैं, तो ये बहुत ही फास्ट होने वाला है। दोस्तों, ये फंडिंग जो है, ये एक लॉन्ग टर्म डेट है, कर्जा है जो मेहनत करके हमको चुकाना है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो फंडिंग पार्टनर आज हमारे साथ हैं, वो इतने अच्छे हैं कि हमें आने वाले दिनों में कभी भी फंडिंग की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं। हमें सिर्फ फोकस करना है हमारे बिजनेस के ऊपर। और दोस्तों, इस फंडिंग के ट्रांच के साथ हमें 19 एमकोल प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अब ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट, इनके लोकेशन अलग अलग लेवल की उनकी प्रिपरेशन है, वो अलग अलग लेवल ऑफ एग्जीक्यूशन पे चल रहा है। कुछ जगह पे प्लांट इन्वेस्टरी है, कुछ जगह पे अभी तक इतनी नहीं है। तो हर एक फैक्ट्री का, हर एक लोकेशन का अपना एक एक्शन प्लान होगा, अपना एक रोड मैप होगा कि उसको हम पूरी तरह से तैयार करेंगे। और इस सभी प्रोजेक्ट्स को जो एग्जीक्यूट करेंगे वो हमारे प्रोफेशनल्स ही होंगे जो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अभी आज की परिस्थिति में ये सभी प्रोजेक्ट्स कौन से स्थान पे है, कौन से लेवल पे है, उसकी क्या तैयारी है, आज उनका क्या स्टेटस है, ये सब इंफॉर्मेशन अभी हम ले रहे हैं
ये इंफॉर्मेशन हम प्रोफेशनल्स को देंगे और वो अपने अनुसार जिम्मेदारी के साथ टाइम बाउंड मैनर में एफिशिएंटली इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। दोस्तों, लक्ष्य ये है कि ये 19 एमकोल प्रोजेक्ट यानी 19 सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल बनाने, ऐसे बिजनेस मॉडल विथ रिपोर्ट कार्ड, ऐसा रिपोर्ट कार्ड कि ये बिजनेसेस है उसके बहुत अच्छा रेवेन्यू हम तैयार कर रहे हैं, पूरे एक्सपेंसेस निकालने के बाद बहुत अच्छा प्रॉफिट हम तैयार कर रहे हैं हमारे लोकल उद्योजकों के लिए। हम अच्छा प्रॉफिट तैयार कर रहे हैं ताकि हम इन्वेस्टर को आसानी से उनके पैसे चुका सकें। हम ऐसा प्रॉफिट तैयार कर रहे हैं कि हमारे वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सीएसआर का फंड हम तैयार कर सके। तो ऐसे ही 19 सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल तैयार करना, ये हमारा लक्ष्य है इस फंडिंग के साथ, इस ट्रांच के साथ जो हम करेंगे। दोस्तों, ये जो एमकोल मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है एमकोल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हमारी पूरी फैमिली के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। ये एक सिंगल प्रोडक्ट है जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हमारी कंपनी को दुनिया का ग्लोबल ब्रांड बनाएगा। ये एक सिंगल ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे कंपनी को रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बहुत बड़ी कंपनी बनाएगा। इसका कारण है कि एमसीएल पायोनियर है। एमसीएल पहली वो कंपनी है कि जिसने इतने सिस्टमैटिकली इस बायोकोल का, एमकोल का निर्माण किया है। इसके पहले भी होता था, इसके पहले होता था वो था बायोमास ब्रिकेट और वो बनता था एग्रीकल्चर वेस्ट से। एमसीएल विश्व की पहली ऐसी कंपनी है कि जिन्होंने रॉ मटेरियल के ऊपर इस तरीके से काम किया कि आज हम 365 दिन, साल का हर दिन हम रॉ मटेरियल प्रॉपर सिस्टमैटिकली और जिसकी स्पेसिफिकेशन यूनिफॉर्म है, ऐसा रॉ मटेरियल दे सकते हैं। इस तरीके से हमने एमकोल को बनाया कि वो ब्रिकेट नहीं, वो पिलेट है, जो आज के हमारी हर जरूरतों को वह उस सिस्टम में बहुत एफिशिएंटली पूरा कर सकते हैं। ऐसा एमकोल कि जिसकी स्पेसिफिकेशन प्रॉपरली है और जिसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। जब भी ये प्रोडक्ट हम कस्टमर को देंगे तो कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है उनकी जिम्मेदारी लेंगे। ये देने के बाद जो कस्टमर्स है उनके लिए आफ्टर सेल सर्विस का इंतजाम हम करेंगे। दुनिया में अभी तक किसी ने ये नहीं किया। हम पहली कंपनी है कि जो इतने सिस्टमैटिकली ये बायोकोल इंडस्ट्री को इस तरह से डेवलप कर रही है। और ये एक सिंगल प्रोडक्ट, ये एक सिंगल एमकोल दुनिया की बहुत बड़ी एनर्जी की जरूरत को पूरा करेगा। ये एक सिंगल प्रोडक्ट हमें दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी बनाने वाला है। और इसलिए हम हमेशा ख्याल रखेंगे कि इस सेक्टर में, इस बायोकोल के सेक्टर में एमकोल हमेशा नंबर 1 रहे। हम हमेशा कंपटीशन से बहुत आगे रहे। अभी आने वाले दिनों में कई सारी कंपनियां आ सकती है इस बायोकोल सेक्टर में, लेकिन हम इस तरीके से डेडिकेटेडली फोकस इस एमकोल के ऊपर काम करेंगे कि हम हमेशा इस प्रोडक्ट में, इस सेक्टर में हमेशा बहुत नंबर 1 का और बहुत बेहतर ऐसे दूसरे से काम करें। दोस्तों, बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी कंपनी जब बड़ी कंपनी बनती है, जब ब्रांड बनती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल प्रोडक्ट की वजह से। एक प्रोडक्ट होता है जो कंपनी को ब्रांड करके एस्टेब्लिश करता है। जैसे एप्पल कंपनी आज दुनिया की नंबर 1, एक नंबर की कंपनी, और वो सिंगल प्रोडक्ट जिसने एप्पल को नंबर 1 कंपनी बनाया वो है आईफोन। दोस्तों, आईफोन के बारे में एप्पल भले ही वो फाउंडर नहीं, उन्होंने पहला फोन नहीं बनाया, लेकिन जब से उन्होंने आईफोन के ऊपर काम किया है, उन्होंने सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस किया कि वो दुनिया का सर्वोत्तम फोन बनाएंगे, और वैसे उन्होंने काम किया। आज दुनिया में सर्वोत्तम फोन अगर कोई होगा, मोबाइल फोन कोई होगा, तो वो आईफोन है। हर कोई चीज, नई चीज जो आईफोन में या मोबाइल फोन में आती है, वो आईफोन लाता है और बाकी के लोग उसको फॉलो करते हैं। तो वो आईफोन के साथ एप्पल ने अपना वो ब्रांड, अपना वो विश्वास तैयार किया। और एक आपके उस प्रोडक्ट के साथ जब वो विश्वास तैयार होता है, तो वही विश्वास आपके बाकी के प्रोडक्ट के साथ भी लोगों का होता है। और वैसे ही होगा एमकोल के साथ। हम इस एमकोल के साथ बहुत बड़ा ब्रांड बनने वाले हैं। इस एमकोल के साथ वो विश्वास हम तैयार करने वाले हैं, जो विश्वास फिर आने वाले दिनों में जो भी प्रोडक्ट हम तैयार करेंगे उसके साथ वो विश्वास रहेगा। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एमकोल बनाने का पोटेंशियल हमारे भारत देश का है। दोस्तों, आने वाले दिनों में इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ा स्थान होने वाला है। अगर हम पूरी एनर्जी सेक्टर देखें, जब से मनुष्य ने फॉसिल फ्यूल की शुरुआत की है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल मनुष्य ने जो किया है वो कोयले का किया है। आज भी सबसे ज्यादा इस्तेमाल वो कर रहा है। बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद क्रूड ऑयल की एंट्री हुई और जिसका हमने इस्तेमाल करना शुरू किया, और उसके बहुत सालों बाद नेचुरल गैस की एंट्री हुई।
लेकिन सबसे ज्यादा जो ईंधन हमने इस्तेमाल किया है वो है कोयला। और यही कारण है कि आज जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वो ग्रीन हाउस गैसेज जो है उसमें से नंबर वन ऑफ कोर्स कार्बन डाइऑक्साइड है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पर्यावरण में है, जिसके वजह से ये गर्मी बढ़ रही है, 80% कार्बन डाइऑक्साइड ये हमारी कोयले की वजह से है। और दोस्तों आज अगर हम देखेंगे तो एनर्जी के 5 सेक्टर है पूरी दुनिया में, जिसमें पूरी दुनिया काम करती है। नंबर 1 इंडस्ट्रियल सेक्टर, नंबर 2 कमर्शियल सेक्टर, नंबर 3 थर्मल पावर जनरेशन थर्मल सेक्टर, नंबर 4 कुकिंग फ्यूल और नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। एम कोल ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये ऐसी संजीवनी है कि जो सभी हमारी ईंधन के जरूरतों को पूरा करता है। आप इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, पहला इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, हर कोई इंडस्ट्री, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी हो, कहीं भी हो, हर तरह की आपकी जरूरतों को पूरा करेगा इंडस्ट्रीज में एम कोल। कमर्शियल प्लेसेस में आने वाले दिनों में छोटे से बॉयलर से लेके आज जो डीजी सेट होते हैं, वैसे ही पावर जनरेटर होंगे एम कोल के। हर आपकी जरूरत कमर्शियल की वो पूरे करेंगे। तीसरा थर्मल, ऑफ कोर्स, जहां जहां अभी थर्मल ये पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, वो आज कोयले पे है या नेचुरल गैस पे, सबको रिप्लेस करेगा एम कोल। और क्लीन कुकिंग फ्यूल, सबसे बड़ा चैलेंज जो दुनिया के सामने था वो क्लीन कुकिंग फ्यूल था, उसकी भी सबसे बड़ा सॉल्यूशन है एम कोल। रही बात ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम एम सीएनजी और एम एलएनजी तैयार करने वाले। लेकिन आज की परिस्थिति दुनिया की यह है कि दुनिया की पहल आज ई व्हीकल के ऊपर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। ऐसे व्हीकल, ऐसे गाड़ियां जो चल रही है एनर्जी के ऊपर, यानी वहां भी हमारे एम कोल आपकी हमारी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो हर जरूरत आज एनर्जी सेक्टर की हमारा एम कोल पूरा कर सकता है। दैट इज नंबर 1। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आज ये जो कचरा, जो कार्बन डाइऑक्साइड आज तैयार हुआ है वातावरण में, पर्यावरण में, और जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको साफ करने का काम करेगा ये प्रोजेक्ट। कैसे? तो इसका जो बायोमास है, नेपियर ग्रास है, वो इतनी तेजी से बढ़ता है, वो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा हुआ है वो उसको निकाल के जमीन में गाड़ देता है, जिसे कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। 1 हेक्टेयर में कम से कम 2 टन प्रति साल वो जमीन में गाड़ देता है, हमें बायोमास देता है वो अलग से। तो दोस्तों इतना जबरदस्त सॉल्यूशन, ये संजीवनी है पूरी दुनिया के लिए, इसलिए आने वाले दिनों में इसकी बहुत डिमांड होने वाली। और एमकोल एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जिसको जितना हम जितना ज्यादा उसको तैयार करें उतना कम होने वाला है, ना उसमें कभी मंदी आने वाली। हम आज की तारीख में, भारत एक ऐसा देश है कि जिसके सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, जो सबसे ज्यादा एमकोल बनाने वाला है। इसका कारण यह है कि आज 2,60,000 ग्राम पंचायत हमारे देश में, और हमारा लक्ष्य है कि हमें हर ग्राम पंचायत के ऊपर एक एमकोल की फैक्ट्री की शुरुआत करनी। ऐसा पकड़ के चलते हैं कि प्रैक्टिकल रीजन पे, फिजिबिलिटी के रीजन से हम 2,60,000 नहीं 2 लाख प्रोजेक्ट हम करने वाले हैं देश में। 2 लाख ग्राम पंचायत में आज की जो कैपेसिटी है, आज की कैपेसिटी में जो 30 टन पर डे हम आउटपुट कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी हम देखें तो पूरी दुनिया के लिए आज जो जरूरत है उसे 25 से 30% जरूरत हम पूरी कर सकते हैं हमारे इस देश, इस प्रोडक्ट के साथ, कोयले की। लेकिन जिस तरह से हम R&D कर रहे हैं, जिस तरह से हम एमकोल के ऊपर काम कर रहे हैं, और हम हर लेवल पे काम कर रहे हैं, यानी प्लांट एंड मशीनरी टेक्नोलॉजी हो या वो रॉ मटेरियल हो, नेपियर ग्रास हो, ज्यादा से ज्यादा बायोमास हम कब कैसे उगा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा होगा कि जिस जमीन के ऊपर आज हम नेपियर ग्रास उगा रहे हैं, जो हमें 100 टन पर डे आज दे रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उतनी ही जमीन हमें 200 टन पर डे इतना बायोमास दे। हो सकता है जो फैक्ट्री आज हमें 30 टन पर डे आउटपुट दे रही है, हो सकता है वो आने वाले दिनों में 50-60 टन इतने आउटपुट दे पर डे। और हो सकता है कि इसकी वजह से आज जो आने वाले दिनों में जो दुनिया की कोल की जरूरत है, भारत 50% तो उसको पूरा कर सकता है। और दोस्तों जब ऐसा होगा, जब पूरी दुनिया के लिए 50% तक संजीवनी भारत बनाएगा, तो दोस्तों बहुत बड़ा बदलाव होगा हमारे आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति में। अगर मैं जीडीपी की बात करूं तो बहुत बेहतर हमारी जीडीपी होगी। एनर्जी एक ऐसा सेक्टर है कि जिसमें जो सबसे अच्छा काम करता है वो बहुत आगे जीडीपी में होता है, और वैसा ही काम हो सकता है इस एमकोल के साथ। और दोस्तों हमें ये एमकोल का प्रोजेक्ट हर राज्य में, हर तहसील में करना है, आपके हर तहसील के हर ग्राम पंचायत में करना है।
लेकिन आपके तहसील में जो पहला प्रोजेक्ट होगा एमकोल का, अभी कुछ तहसील है कि जो एमकोल के साथ शुरू करेंगे, कुछ तहसील होंगे जो बाकी कुछ दूसरे बिजनेस के साथ शुरू करेंगे, लेकिन कंपलसरी हर तहसील में एमकोल की शुरुआत करनी है। पहला प्रोजेक्ट जो आपका होगा ना, वो प्रोटोटाइप प्रोजेक्ट करके हमें ट्रीट करना है। उसमें बहुत कुछ सीखना है, उसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि आपके तहसील के लिए वो आपकी हर तहसील की एक यूनिक परिस्थिति हो सकती है, एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, जियोग्राफिकल कंडीशन। तो आपके जरूरत के अनुसार, यानी हो सकता है कि कोई तहसील ऐसा हो कि जो हिली एरिया में, पहाड़ी के इलाके में, कुछ तहसील हो सकते हैं जो समुद्र के किनारे हो सकता है कि कुछ तहसील ऐसे हो कि जहां आप नेपियर ग्रास ही नहीं उगा सकते, कुछ दूसरे अल्टरनेट जो बायोमास है उसकी हमें कुछ उसके ऊपर काम करना हो। तो हमारे तहसील को किस तरह से काम करना चाहिए, उसके लिए वो पहला प्रोजेक्ट जरूरी है, और जिसको हम अपने तहसील का प्रोटोटाइप समझेंगे। जम्मू कश्मीर के एक तहसील में अगर हम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, वो अलग हो सकता है जो प्रोजेक्ट हम केरल में या तमिलनाडु में लगाएंगे, अपनी लोकल जरूरत के हिसाब से। लेकिन पहला प्रोजेक्ट इस तरीके से हमें करना है एज ए प्रोटोटाइप कि आने वाले दिनों में बहुत फास्ट हम हर ग्राम पंचायत में हमारे उस तहसील के प्रोजेक्ट कर पाए। तो इसी तरीके से काम करना है। और दोस्तों, आज हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजेशन है, आज हमारा एमसीएल जो एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज से गुजर रहा है, बहुत पूरी व्यवस्था हम अभी एमसीएल की चेंज कर रहे हैं। जिस तरह से अभी आप मैनेजमेंट देख रहे हो, वो पूरा मैनेजमेंट चेंज हो। जिस तरह से आप अभी एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हो, वो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो। जिस तरह से अभी व्यवस्था थी प्रमोशन मार्केटिंग की, जो लोग वो पूरे चेंज हो जाएंगे। एक नई व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था आएगी कि जिसमें मैक्सिमम काम हम तो पहले तो आउटसोर्स करेंगे। वो लोग जो प्रोफेशनल हो, वो लोग जो एक्सपर्ट है, वो जिम्मेदारी के साथ एफिशिएंटली टाइम बाउंड मैनर में उसको पूरा कर सके। तो उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज में आज हम चल रहे हैं। और दोस्तों, ये सभी अलग अलग संस्थाओं के साथ ऐसी कंपनियां कि जिनमें एक्सपर्ट्स है, अभी उनके साथ हम बात कर रहे हैं, उनके साथ हम एमओयू फाइनल कर रहे हैं, उनके साथ टर्म्स फाइनल कर रहे हैं, हम एग्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये सभी लोगों को हम अपने साथ अभी जोड़ रहे हैं अपने पैनल के ऊपर। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फाउंडेशन का काम है, और ये एक बार फाउंडेशन का काम हो गया तो आगे बहुत जल्द हम इमारत बनाने वाले। तो अभी भले ही हमें लग रहा है कि थोड़ा सा स्लो ये सब चल रहा है, लेकिन ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन की, ये फेज है जहां हम इतना ये फाउंडेशन का निर्माण कर रहे हैं। और इसके बाद जो एग्जीक्यूशन होगा, इसके बाद एग्जीक्यूशन ऐसे होगा कि हर कोई जो एक्सपर्ट है, जो प्रोफेशनल है, वो अपना अपना काम करेगा साइमल्टेनियसली। यानी एमकोल में हो सकता है कि 2-3 संस्थाएं काम करें, एनसीएनजी में हो सकता है कि 2-3 संस्थाएं मिलकर काम करें। हो सकता है कि वो कंपनी जो डेयरी में स्पेशल है, जो डेयरी में स्पेशलिस्ट है, हो सकता है कि 10-15 जगह पे डेयरी के प्रोजेक्ट का काम करे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में एक्सपर्ट है, वो हो सकता है कि 25-30 लोकेशन पे हमारे टेक्सटाइल की छोटी छोटी यूनिट का काम करे। तो ये सभी लोग जब अपने साथ जुड़ेंगे, एक्सपर्ट जब अपने साथ जुड़ेंगे, तो ये अपने अपने लेवल पे उस एफिशिएंट मैनर में साइमल्टेनियसली काम करेंगे, ताकि इस साल का जो हमारा बिजनेस रोड मैप है उसको हम पूरा करें। दोस्तों, हमने अपने हर तहसील के लिए एक बिजनेस रोड मैप बनाया है, एक बिजनेस की ब्लूप्रिंट बनाई है कि हम अपने तहसील में कौन से बिजनेस करेंगे। और हमारी ये जो ब्लूप्रिंट है, हमारा ये जो रोड मैप है, इस प्लानिंग का जो यूनिट है वो है हमारा ग्राम पंचायत। बेसिकली हमारे जो प्लानिंग है वो ग्राम पंचायत के लेवल पे प्लानिंग है। आज हर ग्राम पंचायत में जितनी भी खेती हो रही है, 10% जमीन जो खेती के साथ हम लगाएंगे एमकोल प्रोजेक्ट। 10% जमीन होगी जिसके ऊपर हम रॉ मटेरियल तैयार करेंगे और उस पर लगाएंगे एमसीएनजी प्रोजेक्ट। और बाकी की जो जमीन है उसके ऊपर जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाएंगे। उसमें अनाज भी होगा और कई सारे एमएसपी होंगे, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे। हमारे पास आयुर्वेदा है, उसके अनुसार काम करेंगे। हमारे खेती से कई सारे कॉस्मेटिक्स केमिकल्स का निर्माण हम करेंगे जो कृषि आधारित होगा। तो ये हमने बिजनेस का रोड मैप तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा कुछ चीजें हमें ऐसी करनी है, हर तहसील में कंपलसरी वो चीजें करनी है कि जिसकी वजह से दुनिया के स्तर पर, वर्ल्ड स्तर पर हम एक बहुत बड़ा ब्रांड, स्पेशली ऐसा ब्रांड जो बहुत बड़े रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ बने। कुछ चीजें, कुछ काम हम अपने हर तहसील में करने वाले हैं कि जिसके साथ एक बहुत बड़ी इज्जत हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, हम एक ब्रांड करके तो उभरेंगे, बहुत बड़ी इज्जत हो। और जब ये काम होगा तो ऑफकोर्स एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अगर हम देखें तो बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण
हम आने वाले दिन में कर सकते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी तैयार हो। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस विजन और मिशन को लेके हमने शुरुआत की उसमें बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन होगा। हम आज इस पर्यावरण के लिए, हमारी माँ के लिए जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। और ऐसा एक जो काम हमें करना है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन को पूरी तरह से एलिमिनेट करना। हमारे तहसील में पूरी तरह से प्लास्टिक को एलिमिनेट करना। दोस्तों, पर्यावरण के जितने भी चैलेंजेस है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट सीवियर चैलेंज जो अभी बन चुका है, प्रॉब्लम बन चुका है, वो है प्लास्टिक का पोल्यूशन। इसलिए इस साल की पूरी दुनिया का जो लक्ष्य है, जो थीम है, वो है एलिमिनेट प्लास्टिक पोल्यूशन। पिछले महीने 5 जून को हमने जागतिक पर्यावरण दिन मनाया। उस दिन की भी यही थीम थी और यूनाइटेड नेशन के अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में हर देश अभी इस चीज के ऊपर, इस लक्ष्य के ऊपर काम कर रहे हैं कि कैसे उस देश में, कैसे उनके समाज में, कम्युनिटी में हम इस प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट करें। और दोस्तों, अगर ये सोल्यूशन हमने दुनिया को करके दिखाया, जो हमें करके दिखाना है, दुनिया को इस साल ये करके दिखाना है कि किस तरह से हम अपने कम्युनिटी को प्लास्टिक मुक्त करते हैं, किस तरह से हम अपने तहसील को प्लास्टिक मुक्त करते हैं। और ये तैयार करने के बाद, ये काम करने के बाद जब ये सोल्यूशन हम दुनिया के सामने रखेंगे तो आपको अंदाजा ही नहीं कितनी बड़े रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ, प्राइड के साथ एक बड़ा ब्रांड बनेंगे। बिजनेस तो बहुत बड़ा करने वाले हैं, क्योंकि उसके बाद इन्वेस्टमेंट वगैरह तो बहुत सेकेंडरी होगी। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन हम करना चाहते हैं इस पर्यावरण के लिए, इस माँ प्रकृति के लिए, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करें। तो कैसे करेंगे हम ये तहसील, कैसे करेंगे तहसील प्लास्टिक फ्री? चलिए, और इस पूरे प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस पूरे प्रोसेस में कई सारे अवसर का निर्माण हो। देखो, हमें जो भी काम करना है वो बिजनेस के साथ करना है, तो ये पूरे प्रोसेस में कई सारे नए बिजनेसेस का निर्माण हम करेंगे, हमारे तहसील में करेंगे। और उसी के साथ हमारे लोगों के लिए, एम्प्लॉयमेंट के हो या हमारे किसानों के और महिलाओं के लिए बहुत सारे अवसर तैयार होंगे। सबसे पहले एक सिंपल सॉल्यूशन हो सकता है ग्लास, कांच। दोस्तों, हमने देखा कि पिछले 20-25 सालों में कई सारी ऐसी चीजें जो पहले कांच से की बनती थी, आज सब प्लास्टिक की बन रहा है। यानी यहां तक कि दवाई की शीशी, दवाई की बोतल जो पहले कांच में आती थी, आज वो प्लास्टिक में आ रही। कई सारी चीज, और हम आसानी से इस प्रोसेस को रिवर्स कर सकते हैं। यानी प्लास्टिक के बोतल, प्लास्टिक के पानी के बोतल सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज की तारीख। क्यों चाहिए? दोस्तों, प्लास्टिक में जो पानी रखते हैं हम, अगर वो आपने गाड़ी में रखा और धूप में वो गाड़ी है, तो दोस्तों वो लीचिंग होती है। यानी उस धूप में जब वो पानी गर्म होता है, इस प्लास्टिक के बोतल में उस प्लास्टिक की जो चीजें होती है वो पानी में उतर जाती है, उसको लीचिंग कहती है, प्लास्टिक लीचिंग। यानी वो जहर उतर जाता है उस पानी में, और सबको पता है ये चीज, फिर भी हम वो जहर पीते हैं। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। कई सारे ऐसे फर्नीचर की भी चीजें, सिंपल चीजें जो पहले इस कांच की हुआ करती थी, अभी आज प्लास्टिक की है। एकदम सिंपल चीजें मैं बोल रहा हूँ। रसोई की सिंपल चीजें जो पहले कांच की होती थी, अभी वो प्लास्टिक की है। हमारे घर में अगर कोई चीज कांच की होती तो वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत होती, वो बहुत लग्जरियस लगती है। तो क्यों ना वहां जाए, क्यों नहीं इन प्लास्टिक को चीजों को रिप्लेस करें हम कांच की चीजों के साथ। और इसलिए हर तहसील में एक प्लास्टिक का यूनिट, एक कांच का यूनिट होगा, एक कांच की फैक्ट्री होगी जो सिंपल चीजें वहां के हमारी जो जरूरत है उसको पूरा करे, उसको तैयार करेगी। कंपलसरी हर तहसील में वो कांच का यूनिट होगा। और इस कांच को लेके कुछ लिमिटेशन हो सकते हैं, जैसे कांच ब्रेकेबल है, या कांच उसका वजन हैवी होता है, या उसका ट्रांसपोर्टेशन में तकलीफ होती है। लेकिन वो ठीक है, वो ज्यादा इतना ये नहीं है जितना जरूरी है कि इस जहर से मुक्ति पाना, इस प्लास्टिक से मुक्ति पाना, वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हर तहसील में हम एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रखने वाले हैं। दूसरा, बांबू के तो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम तैयार कर सकते हैं। बांबू से लेके कई सारे ऐसे उत्पादन हो सकते हैं कि जो बहुत आसानी से इस प्लास्टिक को हद्दपार कर सकते हैं, इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और हमारी भारत की स्पेशलिटी तो यह है कि हमारे वहां पास ऐसे लोग हैं, स्किल्ड लोग हैं जो ये काम करते हैं, जो किसी दूसरे देश में शायद बहुत कम होंगे या नहीं भी होंगे। हमारे देश में वो व्यवस्था है। ये तो ये बांबू के प्रोडक्ट्स बनाने का जो प्रक्रिया केंद्र है, जो फैक्ट्री या जो उद्योग है, उसमें कई सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होने वाला है।
और स्पेशली इसमें महिलाएं होती है। कई सारे बम्बू के प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं, घरेलू प्रोडक्ट हो, कमर्शियल प्रोडक्ट हो, फर्नीचर के प्रोडक्ट हो, कई सारे काम किए जा सकते हैं। और हमें कंपलसरी हर तहसील में एक बाम्बू बेस्ड फैक्ट्री शुरुआत करनी है, प्रोडक्ट शुरुआत करनी है। और दोस्तों, हम जिस तहसील में रहते हैं वहां कई सारे बायोमास के ऑप्शन हो सकते हैं। जैसे हमारे देश में बहुत सारी जगह पे नारियल का पेड़ होता है, बहुत अच्छी तरह से होता है। अब इस नारियल पेड़ को कल्पवृक्ष कहते हैं, यानी इस पेड़ का कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं जाता, हर पार्ट के साथ हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, इसलिए उसको कल्पवृक्ष कहते हैं। अभी इसी नारियल के साथ कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स का निर्माण हम कर सकते हैं जो आसानी के साथ इस प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं। कई सारे प्रोडक्ट्स, ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो इसके बारे में आपको बताते हैं, आपको ट्रेनिंग देते हैं। हम कंपलसरी जहां जहां फिजिबल है, हम हर तहसील में ये कोकोनट प्रोडक्ट्स का एक यूनिट शुरू करेंगे और ये प्रोडक्ट चालू करेंगे। और मैं तो कहता हूं कि बाकी के ऐसे तहसील जहां शायद कोकोनट ना हो, नारियल ना हो, दूसरा कोई बायोमास हो सकता है, दूसरी कोई वनस्पति हो सकती है जो हमें ये रॉ मटेरियल दे सकते हैं, तो उससे काम करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। काऊ डंग अगला ऑप्शन है दोस्तों, कंपलसरी हर तहसील में ये उद्योग होने वाला है। सर, गोबर के साथ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स बनते हैं कि जिसको हम विश्वास भी नहीं कर सकते। हर तहसील में तो हमको डेयरी का काम करना है, दूध का उत्पादन करना है, और उसी के साथ ये जो गाय है, गाय से जो गोबर बनता है उससे कई सारी चीजें बनती है, कई सारी चीजें बनाई जा सकती है, और वो उसके साथ आसानी से हम इस प्लास्टिक को रिप्लेस कर सकते हैं, और वो करेंगे। हर तहसील में कंपलसरी इस गोबर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स बनने वाला यूनिट, प्रक्रिया केंद्र हमें शुरुआत करनी है। और एक सिंपल रिप्लेसमेंट हो सकता है प्लास्टिक का, वो कापड़, क्लॉथ। दोस्तों, कपड़े की कई सारी एप्लीकेशन हो सकती है। यानी आज प्लास्टिक हम ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक्स में, उसको पैकेजिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, तो उसको आसानी से हम रिप्लेस कर सकते हैं कपड़ों के साथ। अब ये जो कपड़े हैं, ये जो कपड़े फ्रेश हो सकते हैं या रिसाइकल हो सकते हैं। जो रिसाइकल हम जो कपड़े देते हैं वो आसानी से हम लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में जिसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ भी नहीं, कम से कम हर एक तहसील में, कितना भी हमको लगता है कि बैकवर्ड तहसील, अगर ऐसा कह सकते हैं कि ज्यादा उसमें पॉपुलेशन कम है या थोड़ा सा ये, फिर भी एक तो फैक्ट्री बन ही सकती है, और वो है थैली की। हर तरह की थैली की जरूरत उस तहसील में, वो हम कपड़े से पूरी करेंगे। अलग अलग टाइप की थैली, अलग अलग जरूरतों के हिसाब से थैली, घरेलू थैली, कमर्शियल थैली, ये सब कपड़े की हो सकता है, और उसका यूनिट कंपलसरी हर तहसील में हमें करना है। जूट, दोस्तों जूट को तो समझिए आप, इसको गोल्डन फाइबर कहते हैं। गोल्डन फाइबर, इतनी सारी चीजें इससे बनती है। आज पूरी दुनिया में जूट की डिमांड है, आज पूरी दुनिया में जूट की जो प्रोडक्ट्स बनते हैं उसकी डिमांड है। लोग जानते हैं जूट क्या है और उसके एप्लीकेशन। और भारत इतना भाग्यशाली देश है कि जहां सबसे ज्यादा जूट की निर्मित होती, जूट की खेती की जाती है। तो हमारे पास ऐसे प्रदेश जैसे वेस्ट बंगाल है, आसाम है, उड़ीसा उसको लग के, तो जिस क्षेत्रों में इस जूट की खेती होती है, वहां कंपलसरी उस तहसील में हम जूट से बनाने वाले प्रोडक्ट के जो उद्योग शुरू करेंगे, वो केंद्र शुरू करेंगे, वो फैक्ट्रियां शुरू करेंगे। और इससे जो प्रोडक्ट्स हम तैयार करेंगे, ना कि हमारे सिर्फ तहसील के लिए, लेकिन दोस्तों आज ग्लोबली इसकी डिमांड है। हम इसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, ऐसे जूट के प्रोडक्ट्स। और रिसाइकल्ड मटेरियल, प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं हमको। कोई भी चीज अगर प्लास्टिक से बनती है ना, उसको हम आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कई सारे मटेरियल, लेकिन रिसाइकल्ड मटेरियल। देखो, हमें हर तहसील हमें कचरा मुक्त करना है, जीरो वेस्ट करना है। इसका मतलब क्या है? कचरा मुक्त का ये मतलब नहीं है कि उसमें कचरा ही नहीं तैयार होगा, कचरा कंपलसरी हर जगह हर दिन तैयार होने वाला है। लेकिन हमें ऐसा काम करना है हर तहसील में कि कचरे का कोई भी भाग, कोई भी पार्ट उस डंपिंग ग्राउंड में ना जाए। यानी हर कचरे को हमें रिसाइकल करना है। हो सकता है कि उस तहसील के लिए जो भी वहां की जो व्यवस्था है उसके अनुसार 25, 30, 35 अलग अलग कैटेगरीज हो कचरे, हर उस कैटेगरी को रिसाइकल करना है, तब जाके हम अपने तहसील को जीरो वेस्ट करेंगे। और उसमें से जो गीला कचरा होता है उसको तो डिसेंट्रलाइज वे में वही के वही हमें रिसाइकल करना होगा। लेकिन जो सूखा कचरा है उसमें से कई सारी चीजें हैं जो जिसका रिसाइकलिंग, उसका प्रक्रिया केंद्र हमें उस तहसील में उसकी शुरुआत करनी होगी।
और उसमें से कई सारे मटेरियल, कई सारे ऑप्शन शुरू हो सकते हैं कि जिसके साथ हम इस प्लास्टिक को पूरी तरह से एलिमिनेट कर सकते हैं। लकड़ी हो सकती है जिसको रिफर्बिश कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं। कपड़े हो सकते हैं, कागज हो सकता है, कई सारी चीजें हो सकती है कि जिसके साथ फिर ये प्रोडक्ट बन सकते हैं, और इसके साथ प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स है उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं। कई सारे स्टार्टअप्स है जो इसके ऊपर काम करे, तो हम जब देखेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन है। कोई जरूरत नहीं प्लास्टिक की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, कई सारे इनोवेटिव आइडियाज निकलेंगे। जब इस पहल की तरफ हम काम करना शुरू करते हैं तो हो सकता है कि कई सारे ऐसे आइडिया निकले कि जो हमें आसानी से इस प्लास्टिक को पूरी तरह से रिप्लेस करने में मदद करे। जैसे आप देख सकते हैं कि कॉर्न बेस्ड प्लास्टिक, यानी जो मक्का है हमारा, उससे बनता है बायोप्लास्टिक। ये वो प्लास्टिक जिससे लीचिंग नहीं होती, जो मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक वो नहीं होता। और ये वो प्लास्टिक है कि जिसके साथ वो पीएम यानी पार्टिकुलर मैटर वो तैयार नहीं होते, जो एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण है। आई मीन एयर पोल्यूशन का सबसे बड़ा खतरा है, और जिसके वजह से पूरा प्लास्टिक आज हमारे बदन में है, वो इससे नहीं होता। तो जिस तरह से अब ये सोल्यूशन हम देख रहे हैं दोस्तों, कई तरह के सोल्यूशन है। प्लास्टिक कहां से तैयार हो रहा है? प्लास्टिक तैयार हो रहा है क्रूड ऑयल से। अभी क्रूड ऑयल किसने बनाया, कैसे तैयार हुआ? तो ये क्रूड ऑयल तैयार हुआ बायोमास से। तो वही बायोमास, तो आज अगर उस बायोमास पे, ये तो लाखों साल पहला वाला बायोमास है जो आज क्रूड ऑयल करके नीचे जमीन में, लेकिन आज जो बायोमास हम तैयार कर रहे हैं डेली बेसिस पे, कई सारे ऑप्शन निकल सकते हैं कि जिससे हम आसानी से प्लास्टिक को रिप्लेस करने वाली चीजें बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से। और हम देख सकते हैं कि कई इनोवेटिव आइडियाज यंग इंजीनियर्स हो, यंग एंटरप्रेन्योर्स वो करते हैं। जब आप भी अपने अपने तहसील में काम करना शुरू करेंगे तो हो सकता है कि हमारे बच्चे, हमारे वहाँ के स्टूडेंट्स, वहाँ के उद्योजक, वहाँ के इंजीनियर्स, वहाँ के प्रोफेसर बहुत सारे ऑप्शन हमें दें। वहाँ के लोकल परिस्थिति अनुसार कुछ बायोमास बेस्ड हम कुछ विकल्प निकालें और उसकी फैक्ट्री शुरू करें, और उसके पूरी तरह से यानी प्लास्टिक की जरूरत ही नहीं, ऐसा काम हम कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सभी जो विकल्प है, सभी जो चीजें हैं जो हमें करनी है हर तहसील में दोस्तों, ये ऐसे उपक्रम है, ये ऐसे बिजनेसेस है कि इन बिजनेसेस के साथ हम हमारे 5E मिशन के जो 5 लक्ष्य हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं, उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे पहला ई, एनवायरनमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण के लिए तो हम लोग सब कर रहे हैं, तो वो हासिल कर सकते हैं। दूसरा ई, एम्प्लॉयमेंट। अगर आप देखेंगे हर चीज को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पूरे सभी जो बिजनेस अभी हमने देखे उसमें हो सकता है कि एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम ही नहीं हो। तीसरा ही एम्पावरमेंट, सक्षमीकरण। तो ये सभी चीज यानी मैक्सिमम जो बिजनेस आप देखेंगे ना, तो इसमें रॉ मटेरियल कंपलसरी किसान तैयार करेंगे, लेकिन मैक्सिमम जगह पे आपको महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट करेगी, ऐसा आपको दिखेगा, वही करेगी। तो मैक्सिमम सक्षमीकरण हम हमारी महिलाओं का और किसानों का कर सकते हैं। चौथा ही, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे इस बिजनेस की वजह से आर्थिक और सामाजिक प्रगति हमारे उस प्रदेश की, गांव की, तहसील की हो सकती है। और पांचवा ही, एनर्जी। यानी जो 5 लक्ष्य हमने रखे हैं कि जिसकी वजह से हमें अपनी तहसील को सुजलाम सुफलाम करना है, वो पूरे हम कर सकते हैं ऐसे बिजनेसेस है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसके साथ हम ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम दुनिया का सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, जब ये काम करें, हमें ये काम करके ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने रखना है, दुनिया के सामने रखना है, दुनिया को बताना है कि एक्चुअली कैसे आप अपने कम्युनिटी को, आप अपने प्रदेश को कैसे प्लास्टिक मुक्त कर सकते हैं। देखो, ये बिजनेसेस, ये सॉल्यूशन ऐसे किए जा सकते हैं। और जब ये सॉल्यूशन इस स्केल पे हम रखेंगे दुनिया के सामने, जो इज्जत, जिस प्राइड के साथ हम ब्रांड बनेंगे, आपको अंदाजा ही नहीं। इंटरनेशनल लेवल पे एमसीएल ऐसी संस्था बनेगी, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है पर्यावरण के लिए। सबसे पहले कोई भी काम करेगी तो सबसे पहले पर्यावरण का ख्याल करेगी, पर्यावरण के लिए काम करेगी। दूसरा, लोग, एमसीएल ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की जब जो भी कोई काम करेगी तो वहां के लोगों का पहला ख्याल रखेगी, वहां के जो स्थानिक लोग कैसे एम्पावर होंगे, वो कैसे बेहतर हो गए, कैसे उनके आर्थिक सामाजिक परिस्थिति बेहतर हुई, उसके ऊपर काम करेगी। और तीसरा भी, प्रॉफिट। एमसीएल ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि जो ये काम करेगी बिजनेस के द्वारा, और बिजनेस ऐसी करेगी कि जो प्रॉफिट दिलाए। जब ये चीजें हम दुनिया के सामने रखेंगे तो दोस्तों, एक तो ये है कि बिजनेस की इतनी बड़ी ग्रोथ हम कर पाएंगे, क्योंकि ये जो काम है, ये फंडिंग जो है वो बहुत ही सेकेंडरी होने वाला है।
ये सब चीजें करने के बाद बहुत बड़ा हम ब्रांड बन चुकेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस चीज के लिए हम सब लोग एक हुए हैं, जिस मिशन के लिए हम लोग सब एक हुए हैं, उसके लिए बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे। देखो हम सभी जो है ना, हम इस पर्यावरण के लिए, हमारी इस धरती माँ के लिए काम कर। बिजनेस कंपलसरी है क्योंकि वही माध्यम है, उसी के थ्रू ही हम ये कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। अगर प्लास्टिक मुक्त भी करनी है दुनिया में, शायद वो अवेयरनेस बोले, लेकिन बिजनेस ही करना पड़ेगा। तो बिजनेस करना है, लेकिन जो जो मिशन हम लेके आए उस मिशन के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। और दोस्तों ये जो प्रोसेस होगी ना, इस प्रोसेस में भारत फिर से दुनिया को बताएगा, दुनिया को सही राह दिखाएगा कि सही राह कौन सी है, किस दिशा में जाना चाहिए। यानी इस प्रोसेस में भारत फिर से दुनिया का नेतृत्व करेगा। इस पूरे प्रोसेस में भारत फिर से दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनेगा, अर्थव्यवस्था बनेगा। और यही काम करना है हमें, मिलके अपने देश को फिर से दुनिया का सबसे महान देश बनाना है। जय हिंद, जय एमसीएल। गुरु पूर्णिमा ये हमने कल सेलिब्रेट की, बट भारत को आर्थिक कृषि आधारित अर्थव्यवस्था बना के उसको दुनिया में सबसे बड़े विश्वगुरु बनाने का हमारा जो प्रयास है वो लगातार जारी है और उस पर एमसीएल डट के खड़ा है। एमसीएल अपने 5E मिशन एंड विजन के लिए कटिबद्ध है। हर एक चुनौती का सामना करते हुए भी एमसीएल अपने आप को सक्षम तरीके से आगे बढ़ा रहा है। जो हाल ही में जो 19 प्रोजेक्ट्स के ओनर्स के साथ जो मीटिंग हुई उसके बारे में आपने सुना, श्याम सर का अगले प्लानिंग के बारे में आपने सुना। वैसे ही आने वाले समय में जो चीज़ एमसीएल ने कही है वो एमसीएल करके दिखाएगी और सबको साथ लेके आगे बढ़ेगी। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट यूनियन टेरिटरी जहाँ जाती है वहाँ पे क्लाइमेट चेंज का मैसेज लेके जाती है। आज लद्दाख की फुटबॉल टीम एक क्लाइमेट चेंज का मैसेज लेके पूरी दुनिया में घूम रही है, पूरे इंडिया में घूम रही है। हम चाहते हैं कि एमसीएल का हर एक बंदा सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज को लेके आगे बढ़े और अपने प्रयासों को जारी रखे, क्योंकि एमसीएल अपने प्रयासों के लिए पूरी जान लगा के कोशिश कर रही है और वही बनाएगा, जैसे श्याम सर कहते हैं, इंडिया को ग्रेट अगेन। जय हिंद, जय एमसीएल।